Hello everyone, my name is Ankit Sharma. This is lecture number 4, topic matrix, class 12th. Exercise 1.1, question number 7. क्या कहता है? Find the value of A, B, C and D. कहता है वैल्यू निकाल लो, A की वैल्यू निकाल लो, B की वैल्यू निकालो, C की निकालो, D की निकालो फ्रॉम द इक्वेशन। इन इक्वेशंस को यूज करो और वैल्यू निकालो ए बी सी एंड डी की। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देने जाओगे ना, ये क्वेश्चन वहां पे पूछते हैं डायरेक्ट बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, बी की क्या होगी, सी की क्या होगी। क्या कहता है, अब मैंने आपको ना डेफिनेशन समझाई हुई है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल टू हो ना, दो मैट्रिक्स इक्वल टू कब होते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मीनिंग हो गया a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। अब हमें गिवन क्या है कि ये दो मैट्रिक्स जो है वो बीच में कौन सा साइन है? इक्वल टू का। कहता है ये दो मैट्रिक्स इक्वल टू हैं, तो वैल्यू निकाल लो इन 4 कॉन्स्टेंट्स की। तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इनको लिखा इक्वल टू। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, डेफिनेशन कहता है कि पहले इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होगा तभी उसने इक्वल टू लिखा हुआ है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। ये इक्वल टू होंगे। तो इक्वालिटी की डेफिनेशन यही है, फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के। अब हमारा टारगेट है वैल्यू निकालो ए बी सी और डी की, 4 कांस्टेंट्स की। अब यहां पे आप जैसे मर्जी सॉल्व करो, वैल्यू कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कैसे सॉल्व किया? मैंने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड से। जैसे ही मैंने फ्रॉम सेकंड से किया वी गेट, हमें क्या मिलेगा? पहले फ्रॉम सेकंड लिखना पड़ेगा, 2a माइनस बी, इनको आपस में क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट, साथ में कितना? a माइनस बी। इधर आ गया 0 माइनस -1, 2a माइनस बी माइनस a माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? 1। b और b क्या हो गए? कैंसिल, 2a माइनस a हो गया a इक्वल टू 1। क्लियर है? a निकल गया। a की वैल्यू यहां पुट करनी है आपने, यहां पुट करो, यहां पुट करो, किसी एक में करो, b निकलेगा। मैंने कहां पुट किया? फर्स्ट में 1 पुट किया, a की वैल्यू माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस बी रखा, 1 को शिफ्ट किया -2, माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल टू बन गया 2। इसके बाद क्या किया? a की वैल्यू पुट की थर्ड में। जैसे आपने a की वैल्यू पुट की थर्ड में, यहां से c की वैल्यू निकलेगी, कितनी निकली? 3। फिर c की वैल्यू आपने फोर्थ में पुट की और यहां से निकलेगा d। तो इन 4 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, यही हमारा क्वेश्चन था। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कहता है ए आपको दिया हुआ है aij m×n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, ये ऑब्जेक्टिव आ गया। कहता है अगर हम मान लेते हैं ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है बताओ? इसमें से कौन सी कंडीशन होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा? कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होता है जैसे ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब हो गया जितनी रो होंगी इतने ही कॉलम होंगे। रो 1 2 कॉलम 1 2, रो 1 2 कॉलम 1 2। तो कहता है अगर मुझे इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है, इस वक्त यहां पे कह रहा है m×n, अब मुझे इसको स्क्वायर बनाना है। कहता है ये स्क्वायर तभी बनेगा जब m और n बराबर होंगे। m इक्वल टू क्या होगा? n। अगर m को मैं 3 ले रहा हूं तो n भी 3 ही होना चाहिए, तब जाके क्या बनता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर एक कंडीशन कह रहा है कि m लेस होना चाहिए n से, वो तो स्क्वायर बनता ही नहीं है। अगर कोई ऐसी फॉर्म आ जाए 2 4 6 7 8 1, मैट्रिक्स तो है ये मैट्रिक्स तो है। रो कितनी है? 3, कॉलम कितने हैं? 2। तो ये स्क्वायर नहीं बना, ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। स्क्वायर मैट्रिक्स की पहचान है जितनी रोज होंगी इतने ही कॉलम होने चाहिए। तो कहता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स तभी बनेगा जब m इक्वल टू n बनेगा। क्लियर है? तो पार्ट C इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कहता है विच ऑफ द गिवन
वैल्यूज x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक इक्वल। कहता है हमारे पास कौन सी x और y, ये हमें ना, ये भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ये हमें ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है बताओ इनमें से ये A ऑप्शन है, ये B है, ये C है और ये D ऑप्शन है। कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑफ जो x और y की वैल्यू हमें मिलेगी और वो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल टू बनेगा। क्लियर है? अब मुझे वैल्यू निकालनी है तो कर लो कंपेयर, जो x की वैल्यू होगी उसका आंसर होगा। कहता है कंपेयर करो 3x + 7 = 0, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, यहां से x की वैल्यू बनी -7/3। क्लियर है? क्योंकि इक्वल टू मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, इन दोनों को इक्वल टू लेके चलो, जब इक्वल टू लिए यहां से x की वैल्यू निकालनी है, होगा -7, 3 को शिफ्ट किया तो x की वैल्यू बनी -7/3। क्या -7/3 यहां पे x में है कहीं पे? x की वैल्यू है एक -1/4, ये तो गलत हो गया क्योंकि इसका आंसर -7/3 आया। ये x कितना है? -2/3, मेरा आंसर -7/3 है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। x है -1/3, ये है x -7/3, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो एक ही पार्ट बचा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। कहता पॉसिबल नहीं है इसको फाइंड करना। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, अब x की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, अगर मैं यहां से निकालूं ना तो आंसर आता है x = -7/3। इधर भी x है ना, x = 4, x तो एक यूनिक आंसर होगा, यूनिक का मतलब हुआ एक आंसर आना चाहिए। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल टू होंगे फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के। मैंने जब इसको सॉल्व किया इसका आंसर आया -7/3। आगे चलते हैं, 2 - 3x = कितना आया? 4। 4 को यहां पे लाओ, -4 = ये यहां जाएगा 3x, -2 = 3x, -2/3 = x। देखो x की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट होगी, यहां पे x बना -7/3, यहां पे x बना -2/3। तो ये तो पॉसिबल हुआ ही नहीं, क्योंकि x जो है वो यूनिक निकलता है। एक जैसे यहां पे है ना, a की वैल्यू मैंने 1 निकाली ना, तो 1 जो है चाहे यहां पुट करो तब भी 1 है, यहां पुट करो तब भी 1 है, यहां पुट करो तब भी 1 होना चाहिए। और एक और कंडीशन है, अगर आपने a की वैल्यू 1 निकाली, b की वैल्यू 2 निकाली, आप अगर यहां पे a की वैल्यू पुट करोगे, b की वैल्यू पुट करोगे, a की वैल्यू पुट करोगे, b की वैल्यू पुट करोगे ना, ये वाला आंसर बनना भी चाहिए, 0 आंसर आना चाहिए। अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करता हूं, b की कितनी है 2, करो पुट 2, क्या ये वाला आंसर बना? तभी तो इक्वल टू होगा, तो ये तो -1 बन गया। यहां पे c की वैल्यू पुट करो कितनी 3, और d की वैल्यू पुट करो कितनी 4, चेक करो 13 बनता है, 9 + 4 दैट इज 13, इक्वल टू आंसर बनना भी चाहिए। अगर आपने यहां से x की वैल्यू निकाली -7/3, अगर मैं x की वैल्यू यहां पे -7/3 पुट करूं ना, 4 आंसर आना चाहिए, 4। तो चेक करते हैं क्या आंसर आता है इसका, 2 - 3, x की वैल्यू कितनी है -7/3, तो कितना आ जाएगा, 3 और 3 कैंसल, ये कितना आ गया 2 प्लस ये तो 9 बना। अब ये इसका मतलब x की वैल्यू गलत निकल रही है, x की वैल्यू अगर सही होती ना, मैं यहां पुट करता ना, तो 4 आंसर बनना चाहिए था, 4 तो बना ही नहीं। ये आंसर कहां ले गया इसको, ये तो 9 की तरफ ले गया, इसलिए वो कह रहा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मुश्किल है इसको निकालना। अगर ये x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाता ना, इसमें पुट करके 4 दे जाता, तो x की वैल्यू करेक्ट थी ये, मगर ये x की वैल्यू करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पुट करेंगे कुछ और आंसर आ रहा है, यहां से पुट करेंगे कुछ और आंसर आ रहा है। जब x का आंसर ही नहीं मैच हो रहा तो y निकालने की नीड ही नहीं हुई, मगर तब भी मैंने y निकाला हुआ है। y + 1 जो है, ये जैसे 5 जो है वो इक्वल टू कितना है, y - 2, तो y की वैल्यू यहां से क्या बनी 7, तो यहां पे y, अब देखो x ही गलत हो गया हुआ ना, तो बेशक y 7 दिया हुआ मगर x गलत हो गया। आंसर मैच कब होगा, जब x भी वही निकलेगा, y भी वही निकलेगा। ये नहीं कि एक मैच कर रहा है दूसरा मैच नहीं दूसरा नहीं कर रहा तो आपने टिक मार दिया, वो नहीं, दोनों का आंसर सही होना चाहिए। जैसे ये था, पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्या कहता है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 and 1। पहले ऑर्डर बनाना है 3x3 का, ये मैंने 3x3 एलिमेंट ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3x3 का मैट्रिक्स लिया मैंने।
ठीक है, कहता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, कहता है कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं ऑर्डर 3x3 के, मगर कंडीशन है विद ईच एंट्री 0 1। अब देखो जब मैं इसमें नंबर दूंगा ना, ये फर्स्ट वाले में या तो 0 लिखना है या तो 1 लिखना है, क्लियर है, इधर भी या तो 0 लिखना है या तो 1 लिखना है, और कोई कंडीशन नहीं है। फिर सुनो क्वेश्चन क्या मीनिंग है, कहता है ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स कितने आप बना सकते हो 3x3 के, मगर कंडीशन है कि जो अंदर आंसर में आना चाहिए ना, जो आंसर आपने लिखना है, जो जिस टाइप का मैट्रिक्स लिखना है, उस मैट्रिक्स में या तो 0 लिखना है या तो 1 लिखना है, और कोई नहीं लिखना। अब पॉसिबिलिटी ये है 0 और 1 की है। ये इधर कितने एलिमेंट की बात कर रहा है, 2। इधर जो है ना 2 ही एलिमेंट आ सकते हैं, या तो 0 आएगा या तो 1, 2 एलिमेंट आएंगे, क्लियर है। इधर भी पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 की, इधर भी कितनी है, 2 की, टोटल कितने हैं 9 4 5 6 7 8 9। अब ये 2 है कितने हैं, ये है 2 की पावर 9, ठीक है ना, बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड, तो 2 की पावर 9 जो होता है वो होता है 512। चेक करो 512 आंसर में है, ये डी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर है ना वो पार्ट डी है। तो इतने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स हैं, इतने मैट्रिक्स हैं, अगर मैं 0 और 1 को पुट करूं, जो पॉसिबल मैट्रिक्स हैं वो इतने बन सकते हैं, 5 1 और 2। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.1। अब इसके आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन जो है ये 3 टाइप्स का होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये 3 टाइप्स का क्या बन जाता है, ऑपरेशन। अब सबसे पहले और भी है, एक आता है नेगेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेगेशन हो गया माइनस करना, ये बाद में समझाऊंगा। इसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑन स्केलर, वो भी आपको मैं बाद में समझाऊंगा। पहले मेरा टारगेट है ये 3 हो जाएं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, चलते हैं इसके ऊपर। कहता है एडिशन कैसे करना 2 मैट्रिक्स का, पहले मैं आपको ये समझाता हूं। नोट, एडिशन करना है किसका, 2 मैट्रिक्स। अगर 2 मैट्रिक्स आ जाएं उनको प्लस कैसे करना, एडिशन का मतलब है प्लस कैसे करना। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, वो जो 2 मैट्रिक्स गिवन होंगे ना, वो जो 2 मैट्रिक्स होंगे ए और बी, सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं स्क्वायर हो, नॉन स्क्वायर हो, चाहे ऑर्डर 2 into 3 हो, चाहे 3 into 2 हो। अगर इसका 2 into 3 है, इसका भी 2 into 3 ही होना चाहिए। अगर इसका 3 into 2 है, इसका भी 3 into 2 होना चाहिए। क्लियर, सेम ऑर्डर होने चाहिए पहले। अगर ये ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो आप इनको प्लस नहीं कर सकते। तभी वो कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स होगा, बी एडिशन अकेला हो रही होगा। एडिशन के लिए 2 मैट्रिक्स की नीड होगी ना। कहता है 2 मैट्रिक्स लेने हैं, ये ले लिए, मगर सेम ऑर्डर के, से m क्रॉस n, जैसे इस वक्त चल रहा है 3x3 3x3। अब ये ए 3x3 को मैंने ओपन किया, इसको जब ओपन करोगे ना, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ कैसे ओपन करते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर आता है ना, फर्स्ट रो होती है और कॉलम साथ साथ में चलता जाएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फिर 2 जो है ना ये रिप्रेजेंट करेगा सेकंड रो, साथ साथ में कॉलम चलता जाएगा। 3 रिप्रेजेंट करेगा थर्ड रो, साथ में कॉलम चलता जाएगा। जब आप इसको ओपन करोगे ना, ये आंसर आएगा। अब इधर चलो, मैंने एक और मैट्रिक्स लिया Bij, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आएगा। क्लियर है। अब मैंने फर्स्ट लेक्चर में देख लेना इसको कैसे ओपन करके बताया हुआ है। अब इनको प्लस करना है, ये प्लस किया, प्लस तभी होगा जैसे 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है। अब याद रखना, जब आप 2 मैट्रिक्स को प्लस करोगे ना, जो लास्ट में उसका आंसर आएगा ना, वो भी 3x3 ही होगा, ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर है। अब फर्स्ट प्लस करने का क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस करना। ये जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर बन जाएगा। सपोज अगर ये 2 है, ये 3 है, यहां पे आएगा 2 + 3, एक नया आंसर बनेगा 5। फिर नेक्स्ट में पता क्या जाएगा, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, फिर वो इधर प्लस होंगे,
फिर ये वाला आंसर वो इधर प्लस होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में प्लस प्लस करते जाना, जो सामने सामने वाले एलिमेंट है वो प्लस होते जाएंगे। फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, पोजीशन उनकी सेम रहेगी। फिर 2 1 जो होगा वो 2 1 के साथ प्लस होगा, 2 2 के साथ, सामने सामने वाले प्लस होते जाएंगे। वो जो प्लस करके जो नया मैट्रिक्स बनेगा ना उसको बोलेंगे A प्लस बी। क्लियर है? ये एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा और ऑर्डर उसका सेम ही रहेगा। क्लियर है? अब क्या कहता है? कहता है A और B आपके पास 2 मैट्रिक्स दिए होंगे सेम ऑर्डर के, लेट कर लिया ऑर्डर जो है m क्रॉस n है, देन द सम, ये सम की बात कर रहा है। कह रहा है जब सम करोगे ना 2 मैट्रिक्स को A एंड B, इस लाइन को ना, इस लाइन को आप सिंपल A प्लस बी भी बोल सकते हो कि देन A प्लस बी इज डिफाइन एज। तो इसको मैंने थोड़ा लिखा हुआ है इधर, डिफाइन एज कहता है एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये नया मैट्रिक्स बन गया ना, इस नए मैट्रिक्स को बोल रहा है CIJ। क्लियर है? एक एलिमेंट हुआ AIJ BIJ, ये AIJ था, ये BIJ था। जैसे आपने इसको प्लस किया ना, इसको बोल रहा है एक नया आंसर, लेट कर लिया कि CIJ 3 क्रॉस 3, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। इस सबको रिप्रेजेंट कर दिया CIJ। अगर इसको लिखना हो ना, इसको आप लिख सकते हो C11, इसको बोल सकते हो C12, ठीक है, इसको बोल सकते हो C13। ऐसे करते 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 ये जो है ना, ये आपका आंसर बन जाएगा एक नया। अब इसके आगे आपने क्या करना है, ये हो गया प्लस। तो बच्चे अगर ये डिफरेंस आएगा ना, मैं इसी के बीच में बता दूंगा। अगर सेकंड डेफिनेशन होगी डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, तो आपने क्या करना है, A लिखना है, B लिखना है, सेम 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर से m क्रॉस n, देन द डिफरेंस, सम की जगह डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्स A एंड B इज डिफाइन एज द मैट्रिक्स, सेम यही, वेयर बस इनके प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। फिर आपने लिखना है ये A है, ये B है, मगर प्लस की जगह पे माइनस, प्लस की जगह पे माइनस। तो जब इनको करोगे ना, जहां जहां पे प्लस है ना, वहां पे माइनस आ जाएगा। बाकी सारी डेफिनेशन सेम। आपको डेफिनेशन तो नहीं एग्जाम में आएंगी, आपको तो क्वेश्चन आएंगे। डेफिनेशन थोड़ा अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है, मगर जब क्वेश्चन के लिए इजी हो जाता है करना। डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर भी ना जा सकते, पहले डेफिनेशन पढ़नी पड़ती है। माइनस आ गया, सपोज अगर इस पे इधर 2 होता, इधर 6 होता, इधर आंसर में पता क्या आता, 2 माइनस 6, तो -4 आंसर होता पहला। तो हर एक नंबर को माइनस माइनस करते जाना, तो ये बन गया माइनस की डेफिनेशन। ये दोनों डेफिनेशन कवर हो गई। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखो ये दोनों डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, एडिशन और डिफरेंस। एडिशन हो गया प्लस करना, डिफरेंस हो गया माइनस करना। मगर मल्टीप्लिकेशन ना थोड़ी डिफरेंट है इनसे। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ना इनसे अलग आ जाता है। क्या कहता है? इसके लिए ना जरूरी नहीं है, इनके लिए क्या था, जो ऑर्डर A का होगा वही ऑर्डर B का होना चाहिए। मगर मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई में कहता है द प्रोडक्ट जब आप करोगे ना, 2 मैट्रिक्स A एंड B इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। इसका मतलब हुआ इधर इतना भी होगा ना, 1 6 3 2 4 1, ये इधर आ जाएगा 2 3 6 4 7 8, बस। अब देखो इसका ऑर्डर अगर आप करोगे ना, 2 इंटू 1 होगा। इसका ऑर्डर करोगे ना, ये आ जाएगा आपका कितना, ये रो कितनी है 2, कॉलम कितनी है, सॉरी 3, कॉलम कितनी है 3, 1 2 3। इधर रो कितनी है, रो है 3, कॉलम कितने हैं 2, ये आ जाएगा। ये सपोज A है, A मैट्रिक्स है, सपोज ये B मैट्रिक्स है, इनके बीच में अगर मैं इनको प्लस करूंगा ना, प्लस कभी नहीं हो सकता, ये प्लस तो गलत है ना, ये नॉट पॉसिबल। माइनस करोगे नॉट पॉसिबल, मगर मल्टीप्लाई करोगे ना पॉसिबल है। ये कैसे? कहता है प्रोडक्ट जब करोगे ना 2 मैट्रिक्स A एंड B की इज डिफाइन एज, A की बात कर रहा है। कहता है जितने कॉलम A के हैं ना, कॉलम कितने हैं 1 2 3, एक कॉलम C1 C2 C3, A के जितने कॉलम होंगे ना, B के इतनी रो होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। कहता है ये मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जितने इसके कॉलम होंगे ना 1 2 3, B की इतनी रोज होना जरूरी है।
2 3 ये 4, मतलब कि कॉलम सेकंड नंबर पे लिखा जाता है ना, जो इसका सेकंड वाला होगा ना और इसके फर्स्ट वाला आंसर सेम होना चाहिए। सेकंड को कॉलम की तरफ लेके जाते हैं और फर्स्ट को रो की तरफ लेके जाते हैं। तभी वो कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए के कॉलम जितने हैं ना बी के, वो किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज बी के, जहां पे सेकंड और इसका फर्स्ट जो है ना वो सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं ना हुआ तो मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हो। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं पहले मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसमें, जब एक बार कर लोगे तो फिर इजी हो जाएगा। देखो मैंने मैट्रिक्स वही लिया, ये कह रहा है ए जो है ना बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, बी जो है ये जितने कॉलम होंगे ना इतनी उसकी रो होना जरूरी है। ये जितना मर्जी आ जाए ये मैटर नहीं करता। 1 इंटू 3, 3 इंटू 2, जहां पे सेकेंड एंड इसका फर्स्ट सेम होगा, ये जो मर्जी हो ये मैटर नहीं करता मल्टीप्लाई में। मगर मैंने जो क्वेश्चन समझाया हुआ ना वो आपको मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ समझाया। जब स्क्वायर कर लोगे ना फिर मैं चला जाऊंगा कहां पे, नॉन स्क्वायर की तरफ। पहले देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये ए है ये बी है, मैं इधर लिखता हूं ए इंटू बी। ये ए की वैल्यू लिखी मैंने A11। पहले आप लिखना A 3 क्रॉस 3 है, B भी 3 क्रॉस 3 है, इसको ओपन करके ये लिखा, इसको ओपन करके ये लिखा। A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 डॉट। नेक्स्ट B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है देखना बच्चे। इसकी रो चलती है, इसका कॉलम चलता है। इस फर्स्ट को ना फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना, A11 B11, बीच में आता है प्लस। क्या आता है? प्लस। अगर ये 2 है ये 4 है, 2 4 6 बन जाएगा। क्लियर है? इसकी रो चलेगी, इसका कॉलम चलेगा। ये कितना है? प्लस करके A12, इसका यहां से इसका सेकंड आएगा, यहां से इसका सेकंड इसके साथ होगा, ये इसके साथ चलता है। B21, फिर बीच में आएगा प्लस, इसका थर्ड और ये वाला थर्ड, फिर ये मल्टीप्लाई होंगे। जो भी इसका आंसर आएगा ना, ये एक आंसर बनेगा तो वो इसका आंसर लिख देना। अगर नंबर हुए 2 4 6 3 7 8, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे प्लस करोगे तो एक आंसर ही बनेगा ना। फिर जब नेक्स्ट में जाना ना, रो सेम रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा। A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32। ठीक है? फिर रो सेम रही, कॉलम चेंज, क्योंकि ये रो ही चल रही है ना। फिर जब नेक्स्ट में जाओगे ना, जब आप नेक्स्ट में जाओगे फिर रो सेम रहेगी, कॉलम नेक्स्ट वाला आ जाएगा। A11 B13 प्लस A12 B23 प्लस A13 B33। ये बन गई फर्स्ट रो। क्लियर है? अब रो सेकंड की तरफ जा रहे हो, इस रो का रोल खत्म, अब चलेंगे सेकंड रो की तरफ। फिर फर्स्ट में जाएगा, ये फर्स्ट के साथ होगा A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31। क्लियर है? रो सेम, कॉलम चेंज। A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 B32। नेक्स्ट A21 B13 प्लस A21 B13 A22 B23। नेक्स्ट A23 B33। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं अब। इस रो इसका रोल खत्म, अब नेक्स्ट इसका आएगा। A31 फर्स्ट के साथ B11 प्लस A32 B21 प्लस A33 B31। इसका रोल खत्म, अब ये सेम रहेगा, कॉलम चेंज होता जाएगा। A31 B12 A32 B22 A33 B32। क्लियर है? फिर रो सेम रहेगी, A31 B13, आगे
3 2 B 2 3 प्लस A 3 3 नेक्स्ट B 3 3। ये है मल्टीप्लाई करने का क्राइटेरिया। क्लियर है? यहां से थोड़ा सा मुश्किल लग जाता है इसको अंडरस्टैंड करना, मगर जब हम क्वेश्चन करेंगे ना बड़ा इजी हो जाता है इसको पढ़ना। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना वो इसकी एक्सरसाइज के ऊपर होगा, उधर मैं आपको अंडर एडिशन भी समझाऊंगा और अंडर मल्टीप्लाई भी समझाऊंगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। ठीक है बच्चे, आज आप इतना ही रखो। थैंक यू सो मच।